हेलो, वेलकम टू आवर साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट कोर्स सीरीज। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे मॉड्यूल 1 का सेकंड लर्निंग आउटकम विच इज ऑन टू द थ्रेट्स, वल्नरेबिलिटीज एंड रिस्क के बारे में, राइट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था साइबर सिक्योरिटी के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे थ्रेट्स, वल्नरेबिलिटीज और रिस्क के बारे में कि थ्रेट्स, वल्नरेबिलिटी और रिस्क क्या होते हैं। इन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है यहाँ पर वल्नरेबिलिटीज, थ्रेट्स और रिस्क। बेसिकली अगर हम इन शॉर्ट बात करें इन तीनों के बारे में, वल्नरेबिलिटी क्या होता है, एक वीकनेस होती है या फिर हम बोल सकते हैं कि एक जो प्रोसेस होता है अटैकर का जो वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करता है, मतलब उस टेक्नोलॉजी के अंदर वो एक्सप्लॉइट करता है तो वल्नरेबिलिटीज को ही एक्सप्लॉइट करता है। बेसिकली वल्नरेबिलिटी वीकनेस होती है, राइट, किसी भी नेटवर्क के अंदर, सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर अटैकर इजीली एक्सप्लॉइट कर सकता है उन वीकनेस का एडवांटेज लेके। थ्रेट्स का मतलब होता है लाइक जो भी मैलिशियस इवेंट्स होते हैं, राइट, मैलिशियस इवेंट्स जो वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज में आते हैं और सिस्टम्स को हार्म पहुंचाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं थ्रेट। और रिस्क मतलब ये होता है, रिस्क लाइक कि जब भी कोई थ्रेट हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मतलब जब भी कोई थ्रेट वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर रहा है तो वो उसका इम्पैक्ट कितना हो रहा है, उसकी रिस्क कितनी है, उसकी प्रायोरिटाइज कितनी है, कैसे उसको मिटिगेट करना है। तो रिस्क की कैटेगरीज होती है, लाइक वो क्रिटिकल है या मीडियम है या हाई इम्पैक्ट है। तो वो रिस्क ये बताता है कि वो जो थ्रेट एग्जीक्यूट हो रहा है, वो थ्रेट जो उस वल्नरेबिलिटी के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है सिस्टम के अंदर, वो कितना इम्पैक्ट करेगा उस सिस्टम के अंदर, लाइक कि वो हाई रिस्क पर है या लो रिस्क पर है या मीडियम पर है, इस टाइप से है। फर्स्ट हम यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि इन साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो मेन जो फंडामेंटल कंसेप्ट होते हैं सिक्योरिटी के, वो यही होते हैं वल्नरेबिलिटी, थ्रेट और रिस्क, राइट। इन्हीं को हमें पूरा कंप्लीट अंडरस्टैंड करना होता है, समझना होता है। इस वीडियो में हम यही सिक्योरिटी कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, कैसे हम मतलब क्या होता है वल्नरेबिलिटीज, क्या होता है थ्रेट और क्या होता है रिस्क। बेसिकली ये सारी जो टर्म्स है वो साथ में यूज में आती है। इन तीनों के अलग अलग मतलब कंपोनेंट मैंने सेपरेट कर रखा है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि सबसे पहले वल्नरेबिलिटी एक्सपोज होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टू अ थ्रेट। थ्रेट एक मैलिशियस और नेगेटिव इवेंट है जो उस वल्नरेबिलिटी का एडवांटेज लेगा। और फाइनली जो रिस्क है वो रिस्क ये बताएगा कि उसको कितना वो डैमेज हो सकता है, कितना वो लॉस हो रहा है, राइट, वो जो थ्रेट एग्जीक्यूट हुआ है वो। तो रिस्क के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि वो थ्रेट की कैटेगरी क्या थी, कितना वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज करेगा, कितना लॉस करेगा, वो सारी चीजें उसके अंदर आ जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये काफी सारी चीजें इसमें आ जाती है थ्रेट्स और वल्नरेबिलिटी और रिस्क के अंदर, क्योंकि पूरे कोर्स में यही सारी चीजें रिपीट होके आने वाली है डिस्कशन में। अभी हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट इन तीनों कंपोनेंट को सेपरेट करके। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वल्नरेबिलिटी से कि वल्नरेबिलिटी क्या होता है। बेसिकली यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वल्नरेबिलिटी से। वल्नरेबिलिटी एक वीकनेस होता है, लाइक सिस्टम के अंदर अगर हम बोले तो जैसे डेटाबेस का हो गया, सॉफ्टवेयर का हो गया या इंफ्रास्ट्रक्चर का हो गया। और ये एक प्रोसेस भी होता है। बेसिकली प्रोसेस इज लाइक डेटा प्रोसेसिंग हो गया, डेटा कम्युनिकेशन हो गया, राइट। काफी सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। अगर उन सारे सिस्टम्स के अंदर, जैसे हम बात करें नेटवर्किंग के अंदर, अगर हम बात करें सिस्टम के अंदर, यहाँ पर अगर कोई वीकनेस है, सिस्टम के अंदर कोई वीकनेस है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वल्नरेबिलिटी, क्योंकि उन्हीं का यूज करके अटैकर एक्सप्लॉइट करेगा, राइट। जो भी टारगेट एक्सप्लॉइट अगर अटैकर को करना होगा तो अटैकर सबसे पहले उसके वीकनेस को ही आइडेंटिफाई करेगा और उस वीकनेस के बाद अटैकर आइडेंटिफाई करेगा कि वो वल्नरेबिलिटी क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसी भी वेब एप्लीकेशन की बात करें, वहां पर इनपुट पैरामीटर अपन को मिल गया और इनपुट पैरामीटर में अटैकर स्पेशल कैरेक्टर के साथ कोई भी स्क्रिप्टिंग एग्जीक्यूट कर पा रहा है। तो ये उस एप्लीकेशन की वीकनेस है कि वो इनपुट के अंदर कोई सा भी इनपुट मैलिशियस कैरेक्टर इंसर्ट हो जा रहा है। अब वो इनपुट जो जा रहे हैं मैलिशियस इनपुट, यानी कि जो स्पेशल कैरेक्टर्स जा रहे हैं, तो वो एक वीकनेस हुई है। अब अगर इसकी बात करें इनपुट की वल्नरेबिलिटी के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी, तो इस इनपुट से काफी सारी वल्नरेबिलिटीज क्रिएट होती है। जैसे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो सकता है, CSRF हो सकता है, SQL इंजेक्शन हो सकता है, OS कमांड इंजेक्शन हो सकता है। तो एक वीकनेस से यहाँ पर 4 वल्नरेबिलिटी क्रिएट हुई है और उसका रीजन क्या है कि उस एप्लीकेशन के अंदर इनपुट फील्ड के अंदर प्रॉपर इनपुट वैलिडेशन यूज नहीं हुआ है,
राइट। सो एक इम्प्रॉपर इनपुट वैलिडेशन की वीकनेस से 4 वल्नरेबिलिटीज वहां पर क्रिएट हो गई। इन चारों को अटैकर एक्सप्लॉइट करके देखेगा कि वहां पर उस इनपुट के अंदर क्या क्या एक्सप्लॉइटेबल वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है। सो अलग अलग टाइप की वल्नरेबिलिटीज होती है। 2 वल्नरेबिलिटीज आती है जनरली, एक तो टेक्निकल और एक ह्यूमन वल्नरेबिलिटी। So technical vulnerability is like bugs in software, in code, error in some software or hardware, right? तो ये vulnerabilities आती है टेक्निकल vulnerabilities, जो किसी वेब एप्लीकेशन के अंदर आएगी, नेटवर्किंग के अंदर आएगी, सिस्टम के अंदर आएगी और क्लाउड के अंदर आएगी। ह्यूमन vulnerabilities जो होती है वो एम्प्लॉइज जो फिशिंग पेज के विक्टिम बन जाते हैं, राइट। मतलब उन्हें पता नहीं होता है कि ये फिशिंग पेज है और वहां पर वो इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। तो वो वल्नरेबिलिटीज होती है ह्यूमन वल्नरेबिलिटी, जिसमें टेक्निकली का कोई लेना देना नहीं है। इसमें सारा जो प्रॉब्लम होता है वो ह्यूमन माइंडसेट का ही होता है। इसको लगता है सामने वाले विक्टिम यूजर को कि ये पेज जेन्युइन है और वहां पर वो लिंक को क्लिक करके सारी इंफॉर्मेशन डाल देता है और इसका रिजल्ट आता है डेटा थेफ्ट। सो अगर हम बात करें अराउंड लाइक 2022 से 2022 ईयर के अंदर टोटल 85% डेटा थेफ्ट हुआ था और वो हुआ था फिशिंग अटैक से, राइट। तो उसके अंदर अटैकर को कोई भी टेक्निकल अप्रोच करने की जरूरत नहीं थी। वहां पर से उसको एक नॉर्मल सा फिशिंग पेज क्रिएट करना था और वो फिशिंग पेज जैसे ही उसको यूजर को सेंड करेगा तो वो डिपेंड करता है उस यूजर पर। अगर मान लो वो यूजर उस पेज को, उस लिंक को ओपन ही नहीं करता है और उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं डालता है तो वहां पर वो प्रिवेंट हो गया, वो वल्नरेबिलिटी नहीं हो पा रही है वहां पर, मतलब अटैकर के पास डेटा नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर आगे रहकर हम वो लिंक को ओपन कर रहे हैं और सारी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं जो भी अटैकर को चाहिए, सो दैट मीन्स कि वहां पर वो ह्यूमन वल्नरेबिलिटी है, क्योंकि वो अपने आप की गलती हो रही है वहां टेक्निकली कोई फॉल्ट नहीं हो रहा है। टेक्निकल वल्नरेबिलिटीज के अंदर तो आ जाता है जैसे बग्स, राइट। कोड के अंदर बग्स हो गया, एरर्स हो गया कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर। तो 72% वल्नरेबिलिटीज वेब एप्लीकेशन के अंदर भी काफी मतलब हुई है टेक्निकल वल्नरेबिलिटीज। बाकी सिस्टम के अंदर, नेटवर्किंग के अंदर तो होता ही रहता है, जैसे पोर्ट ओपन हो गया, सॉफ्टवेयर कोई अगर ओल्डर वर्जन यूज आ रहा है तो ये सारी स्टैंड अलोन वल्नरेबिलिटीज के अंदर आ जाता है, मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाता है। तो ये सारी वल्नरेबिलिटीज आती है। कुछ वल्नरेबिलिटीज ऐसी होती है जो इजीली हम उसको पैच कर सकते हैं, मतलब एज अ पेन टेस्टर हम उसको इजीली पैच कर सकते हैं उन वीकनेस को। और कुछ वीकनेस ऐसे होते हैं जो अननोन होते हैं, वो अनडिस्कवर्ड होते हैं। अननोन वीकनेस मतलब कि वो आपने कभी कहीं देखा नहीं होता, नोवास टॉप 10 के अंदर कैटेगराइज हो रहा है, नहीं सेंस 25 के अंदर आ रहा है। मतलब एक ये सारी क्या ओवास टॉप 10 और सेंस 25 एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो बताते हैं लेटेस्ट थ्रेड्स के बारे में। अपकमिंग वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में भी। सो कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटीज आती है, कोई ऐसी वीकनेस आती है जो अनडिस्कवर्ड होती है, जो अननोन वल्नरेबिलिटीज होती है। और कुछ वल्नरेबिलिटीज ऐसी आती है जिनको हम इजीली पैच कर सकते हैं, राइट। और कुछ वल्नरेबिलिटीज जो होती है वो कोड के अंदर होती है, राइट। तो अलग अलग टाइप से यहाँ पर वल्नरेबिलिटीज आती है। सो वल्नरेबिलिटीज का एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि वो एक वेबसाइट के अंदर या सिस्टम के अंदर एक डोर ओपन कर रहा है अटैकर के लिए, और अटैकर उसी डोर से एंटर हो रहा है और कुछ यहाँ पर मैलिशियस एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है उस सिस्टम के अंदर, उस नेटवर्क के अंदर, उस क्लाउड के अंदर या फिर वेब एप्लीकेशन के अंदर, जो भी अटैक सरफेस है अटैकर का। सो ये सारी चीजें आ जाती है वल्नरेबिलिटी के अंदर। इम्पैक्ट की बात करें अगर वल्नरेबिलिटी की, सो ऑब्वियसली बात है अगर वल्नरेबिलिटी अगर अटैकर एक्सप्लॉइट करता है तो इम्पैक्ट तो उसका काफी हायर होगा। रिस्क के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो रिस्क के अकॉर्डिंग है। अगर वल्नरेबिलिटी लो कैटेगरी में है तो उसका रिस्क ज्यादा नहीं है, अगर मीडियम पर है तो रिस्क है, और अगर वो हायर पर है तो डेफिनेटली वहां पर अटैकर कुछ ना कुछ तो वहां पर मैलिशियस चीजें परफॉर्म करेगा, जैसे फाइनेंशियल लॉस हो सकता है या फिर हो सकता है कि डेटा थेफ्ट हो सकता है, राइट। तो ये स्केल होता है जिससे हम ये इसको हम बोलते हैं रिस्क। तो ये एक स्केल होता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि उस वल्नरेबिलिटी का रिस्क कैटेगरी क्या था, राइट। काफी सारी ऐसी वल्नरेबिलिटीज होती है। सो अगर डेटा ब्रीच की ही बात करें, सो 2023 में IBM का डेटा ब्रीच हुआ था, उसका काफी कॉस्ट उनको पे करना पड़ा था, अराउंड $4.45 मिलियन, राइट, जो कि 2.2% इंक्रीज है कंपेयर टू लास्ट ईयर, राइट। 2022 में भी हुआ था 15% डेटा ब्रीच, राइट। IBM में भी हुआ था। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 94 मिलियन यूजर्स का डेटा जो था वो टोटल लीक हुआ था, राइट। इसके अलावा भी काफी सारे अटैक्स होते हैं। मेनली अटैकर यहाँ पर यही करता है किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा लीक करना, राइट, डेटा थेफ्ट करना।
एट द एंड अटैकर का टारगेट यही होता है। लेकिन इसके अलावा भी अटैकर यहाँ पर अलग अलग टाइप्स परफॉर्म करता है। उन्हीं टेक्निक्स को हम अपकमिंग कोर्स मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे कि वो सारी टेक्निक्स क्या होती है। तो वल्नरेबिलिटीज की बात करें, अगर लेटेस्ट ईयर मतलब लेटेस्ट वल्नरेबिलिटीज की बात करें तो ओपन एसएसएच करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो ऐसा सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाती है एसएसएच। 2024 में उसका डेटा लीक हुआ था। 2024 में और भी काफी सारी ऐसी वेबसाइट जैसे ट्रीलो करके एक वेबसाइट है, ऑप्टा करके एक वेबसाइट है, और 2023 में माइक्रोसॉफ्ट का डेटा ब्रीच हुआ था, राइट। तो ये सारी चीजें आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स, एक आती है CVE, एक डिक्शनरी होती है जिसमें पब्लिकली डिस्क्लोज्ड वल्नरेबिलिटीज होती है, जिसमें डेटा एक्सपोज हुआ है वो सारा आपको बता देगा। CVE पर आपको सब चीजें मिल जाएगी। इसके बारे में हम CVE के बारे में अभी मैं बता रहा हूँ, इसका डिस्कस हम इसको वेब एप्लीकेशन के अंदर करेंगे क्योंकि CVE उसी के अंदर टॉपिक है। सो इसीलिए यहाँ पर अभी हम उस CVE को हम ओपन नहीं कर रहे हैं, हम देखेंगे आगे वाली अपकमिंग वीडियोस में वेब एप्लीकेशन के अंदर। सो ये सारी चीजें वल्नरेबिलिटी के अंदर आ जाती है। अब वल्नरेबिलिटी के बाद आता है थ्रेट। साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो मोस्ट कॉमन डेफिनेशन होती है थ्रेट की, वो ये रहता है कि वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करना, मतलब ये जो वल्नरेबिलिटी अपन को मिली है उसको एक्सप्लॉइट करना, और ये इफेक्ट करता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ योर सिस्टम, डेटा, पीपल एंड मोर। मतलब ये CIA थ्रेट पर काम कर रहा है। जो CIA थ्रेट जो होता है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। सो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, जिसको हम CIA थ्रेट भी बोलते हैं, और ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट है साइबर सिक्योरिटी का, राइट। सो थ्रेट के बारे में अगर हम बात करें, सो अटैकर के पास यहाँ पर थ्रेट का मतलब ये था कि अटैकर के पास अपॉर्चुनिटी है जिसमें वो परफॉर्म करेगा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन टू आवर ऑपरेशंस, एसेट्स, और इनफैक्ट कस्टमर्स ऑल्सो एंड एम्प्लॉइज ऑल्सो। एग्जाम्पल्स की बात करें थ्रेट की तो मालवेयर हो गया, रैंसमवेयर हो गया, फिशिंग अटैक्स हो गया, और भी काफी सारी चीजें हैं, बट हाँ ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं थ्रेट्स के। सो सारे थ्रेड्स सेम नहीं होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि थ्रेड्स की रिस्क के ऊपर हम इसको डिफाइन करते हैं कि ये थ्रेड हाई इम्पैक्ट है कि लो इम्पैक्ट है, और सारे थ्रेड सेम काम नहीं करते हैं। जैसे अब हमने बात करते हैं, अगर हम वायरसेस की बात करते हैं, मालवेयर की बात करते हैं या फिशिंग अटैक की बात करते हैं, तो सारे थ्रेड्स जो है वो अलग अलग टाइप से काम करते हैं, राइट। सो ये सब चीजें आ जाती है थ्रेट्स के अंदर। सो थ्रेट के अंदर जैसे अगर हम बात करें वल्नरेबिलिटीज अगर नहीं है तो वहां पर हो सकता है कि पैच मैनेजमेंट प्रोग्राम काफी सॉलिड हो, या फिर नेटवर्क सेगमेंटेशन पॉलिसीज काफी स्ट्रॉन्ग कर रखी हो ताकि वो अटैकर क्रिटिकल सिस्टम्स को एक्सेस ना कर सके। सो रियल वर्ल्ड में तो वल्नरेबिलिटीज को हमें रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग ही कंसिडर करना होता है, एंड अदरवाइज आप उस वल्नरेबिलिटी को अगर मान लो कि लेट सपोज आपको रिस्क कैटेगराइज के बारे में आपको नहीं पता है, लेकिन वल्नरेबिलिटीज के बारे में आपको पता है। अब आपको वल्नरेबिलिटी कोई मिली है, कोई छोटी टाइप की वल्नरेबिलिटी मिली है जिसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा, लेकिन आप उस पर ट्राई करे जा रहे हो कि मुझे यहाँ से कोई डेटा लीक हो जाए, यहाँ से मैं अटैक मशीन को एक्सप्लॉइट कर सकूं, तो वो पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि आपको उसके रिस्क कैटेगरी के बारे में पता ही नहीं है। आप लो वल्नरेबिलिटी से हाई इम्पैक्ट का डेटा सोच रहे हो, राइट। आप उससे ये एज्यूम कर रहे हो कि ये लो वल्नरेबिलिटी है और आपको ये रिस्क कैटेगरी के बारे में नहीं पता है। आप उससे ये एज्यूम कर रहे हो कि मुझे उसका सिस्टम एक्सेस मिल जाए या एडमिन एक्सेस मिल जाए, तो इट इज नॉट पॉसिबल। वो हमें पहले देखना होगा कि उस वल्नरेबिलिटी का इम्पैक्ट क्या है, राइट, ताकि आपको पता चले। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में इसका काम अलग होता है रिस्क का, राइट। उसका काम ये होता है कि लाइक रिपोर्ट जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं तब। अभी हम रिस्क के बारे में ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अपना यहाँ पर आ गया रिस्क। सो रिस्क प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ये क्या करता है कि जो भी हार्मफुल इवेंट होता है तो उसका स्केल यहाँ पर ये बताता है कि वो कितना हार्मफुल है। सो ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर जो कई बार हम जो डेली बेसिस पर भी हम परफॉर्म करते हैं, लाइक इन बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों में। सो यहाँ पर क्या होता है कि हमें रिस्क के अंदर हमें ये पता चलता है कि उस वल्नरेबिलिटी का जो लेवल है वो क्या है, और इसको कैलकुलेट करना है रिस्क इक्वल्स टू थ्रेट इनटू वल्नरेबिलिटी, राइट। थ्रेट और वल्नरेबिलिटीज दोनों को यहाँ पर मल्टीपल करके इसका रिस्क स्कोर कैलकुलेट होता है। ये आपको नहीं करना होता है कैलकुलेट, अगर आप करोगे इसमें तो आपको थ्रेट्स का रेशियो भी निकालना होगा और वल्नरेबिलिटी का रेशियो भी निकालना होगा। ये सारा चीजें ऑटोमेशन होती है, ये सारा आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स पर मिल जाता है, जो भी मैंने बताया था CVE पर। सो ये अपन को यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करना होता है, बट हाँ
वो कैसे कैलकुलेट कर रहा है उसका आइडिया हमें होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर रिस्क इक्वल्स टू थ्रेट इनटू वल्नरेबिलिटी, ये एक फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू वहां पर वो रिस्क कैलकुलेट होता है। सो यहाँ पर एक तरीका और भी है, जैसे अगर हम बात करें वल्नरेबिलिटी इनटू थ्रेट इक्वल्स टू रिस्क, ये हालांकि दोनों ये सेम है। सो इसके अंदर जो कंसेप्ट होता है कि एक सिंगल वल्नरेबिलिटी जो है वो मल्टीप्लाइड होगी पोटेंशियल थ्रेट से, राइट। और उन थ्रेट्स के अंदर से हमें पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन की जो रिस्क मिटिगेशन और रिस्क मैनेजमेंट है, दो चीजें आती है रिस्क के अंदर, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क मिटिगेशन। तो पहले हमें ये समझना होता है उस वल्नरेबिलिटी के बारे में, राइट। सबसे फर्स्ट हमारा ये रहता है कि हमें वल्नरेबिलिटी के बारे में समझना है एंड वो जो थ्रेट्स आ रहे हैं उस वल्नरेबिलिटी से रिलेटेड। पहले तो हमें वल्नरेबिलिटी के बारे में देखना है, जैसे अभी मैंने बताया था वल्नरेबिलिटी यहाँ पर आ जाता है फॉर एग्जांपल इनपुट वैलिडेशन की अगर हम बात करें तो इनपुट वैलिडेशन एक वल्नरेबिलिटी है, उससे रिलेटेड थ्रेड्स की बात करें तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग आ गया, एसक्यूएल इंजेक्शन आ गया, सीएसआरएफ आ गया, ओएस कमांड इंजेक्शन आ गया। ये सारे थ्रेड्स एक सिंगल इनपुट फील्ड पर काम कर रहे हैं, राइट। और देखा जाए तो उसकी वीकनेस क्या थी, यानी कि वल्नरेबिलिटी क्या थी, उसकी वल्नरेबिलिटी थी इनपुट वैलिडेशन, मतलब इनपुट वैलिडेशन प्रॉपर्ली यूज नहीं कर रखा था डेवलपर ने, तो वो एक वीकनेस थी। वो वीकनेस, उस वीकनेस को हमने कंसिडर किया वल्नरेबिलिटी इज मिसकॉन्फ़िगर्ड इनपुट वैलिडेशन, इम्प्रॉपर इनपुट वैलिडेशन। और उस इनपुट वैलिडेशन से जो वल्नरेबिलिटीज क्रिएट हुई है, सॉरी थ्रेड्स जो आ रहे हैं, वो थ्रेड्स आ रहे हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन, राइट। ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है। सो कुल मिला के यहाँ पर ये बात हो रही है कि कैसे हमें इसको कैलकुलेट करना होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें इसको कैलकुलेट करना होता है तब जब हम रिपोर्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, तब, राइट। जब हमने पेन टेस्टिंग की जो एक फाइनल जो रिपोर्ट हम क्रिएट कर रहे होते हैं तब हमें ये सब चीजें क्रिएट करनी होती है, रिस्क का स्कोर वगैरह हमें क्रिएट करना होता है। सो रिस्क के अंदर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मैकेनिज्म है जो अपन को ये बताएगा कि वो डेटा जो वल्नरेबिलिटी है उसका रिस्क फैक्टर कितना है, राइट। कैसे उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, उसी के अकॉर्डिंग हम फिर एनालाइज करते हैं। जैसे लाइक अगर हमारे पास वल्नरेबिलिटी आ रही है हाई इम्पैक्ट, तो हम उसको ज्यादा यहाँ पर हम देखेंगे कि हाई इम्पैक्ट वल्नरेबिलिटी है तो अटैकर कभी भी उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, तो उसको पहले हमें एनालाइज करना होता है, उसको पहले हमें गो थ्रू करना होगा। लो वाली को हम फिर भी एक बार सोच सकते हैं कि हाँ इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन हाई इम्पैक्ट वल्नरेबिलिटी को हमें पहले चेक करना होता है। रीजन, क्योंकि वो हाई इम्पैक्ट है तो अटैकर कभी भी एक्सप्लॉइट कर सकता है उस मशीन के अंदर। तो ये सारी चीजें रिस्क के अंदर आ जाएगी। बेस्ट प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें रिस्क मैनेजमेंट की, राइट। सो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें वही सारे जो थ्रेड्स वगैरह को प्रोटेक्ट करना है, वही रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर अपन को बताता है। रिस्क मैनेजमेंट एक कंप्लीट एक रूटीन होता है जिसमें हमें रेगुलरली रिव्यू करना होता है रिस्क को और मिनिमाइज करना होता है जो भी थ्रेड्स जो आ रहे हैं उन सबको। सो मिटिगेशन स्ट्रेटेजी जो होती है वो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के अंदर ही यहाँ पर आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो सबसे पहला यहाँ पर स्टेप आता है रिस्क को आइडेंटिफाई करना। रिस्क को आइडेंटिफाई करना लाइक यहाँ पर क्या गलत हो रहा है, राइट। क्या उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है और क्या वो रेगुलेटरी कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस के से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो सारी चीजें आती है। इसके बारे में आप थोड़ा सा और रीड कर सकते हो जीआरसी गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस में, राइट। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है वहां पर जाके। स्टेप 2 आता है एक्सेस रिस्क। अब हमने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया है, अब हमें कॉन्सेंट्रेट करना है उस रिस्क पर, उस कैसे वो रिस्क ऑपरेट हो रही है, उसका क्या गोल है, क्या उसका इंटेंशन है, क्या वो इम्पैक्ट परफॉर्म करेगा, राइट। मतलब वल्नरेबिलिटीज के बारे में, डिस्कवरेबिलिटी के बारे में, एक्सप्लॉइटेबिलिटी के बारे में और इन सब के बारे में हमें समझना होता है ताकि हम उस वल्नरेबिलिटी को हम ये चेक कर सके कि कितना इम्पैक्ट हो रहा है वल्नरेबिलिटी, राइट। थर्ड आता है रिस्क को एनालाइज करना। अब फोर्थ ऑप्शन है वहां पर हमें रिस्क को क्या करना है, एनालाइज करना है। तो रिस्क को एनालाइज करते समय हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं, राइट। ये रिजल्ट मतलब प्रीवियस स्टेप का जो रिजल्ट होता है उसी के बेस्ड पर हमें ये करना होता है, रिस्क को एनालाइज करना होता है। हमने जो रिस्क को एक्सेस करा था उसी को हमें एनालाइज करना है और उसको एनालाइज करना है ये कि हमें उसको कैसे हम उसको मिटिगेट कर सकते हैं, क्या सिक्योरिटी मेजर्स कंट्रोल्स हम यहाँ पे यूज करेंगे ताकि वो इम्पैक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाए, राइट। इसीलिए रिस्क को यहाँ पर हम एनालाइज करते हैं। फिर आता है स्टेप 4 सेट एंड रिव्यू रिस्क कंट्रोल। सो इस स्टेप के अंदर यहाँ हम क्या करते हैं, कंट्रोल्स को सेट करते हैं और मैनेज करते हैं
और मिटिगेट करते हैं पॉसिबल रिस्क जिसमें हम एलिमिनेट कर सकते हैं और उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो कुछ कंट्रोल्स आते हैं जैसे फायरवॉल हो गया, फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, पासवर्ड हो गया, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया और एन्क्रिप्शन हो गया, राइट। तो ये सारी चीजें कुछ रिस्क कंट्रोल के अंदर हम इसको सेट करते हैं ताकि उसको हम मतलब कुछ कंट्रोल्स आते हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल्स आते हैं। ये फाइनल स्टेप आता है डॉक्यूमेंट रिस्क। रेगुलरली यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट करना और रिव्यू करना कोई भी ब्रीच यहाँ पर अगर आ रहा हो तो सो इसको इम्प्रूव करना रिस्क असेसमेंट और कंट्रोल को। और सारे थ्रेड्स को, अब जैसे मैंने बताया अभी कि रिस्क के अंदर कुछ थ्रेड्स भी आते हैं लो लेवल के, तो उन्हें इग्नोर नहीं करना है। वल्नरेबिलिटीज और थ्रेड्स काफी एक्सपेंसिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर हम उसको इग्नोर कर दिया तो अगर छोटा थ्रेड भी हमने इग्नोर कर दिया, रिस्क तो ये बताता है कि हाई इम्पैक्ट है तो उसको पहले एनालाइज करो। इसका मतलब ये नहीं कि जो लो इम्पैक्ट आ रहा है उसको हम इग्नोर कर दें, नहीं, हमें उसको इग्नोर नहीं करना है, लो वाले को भी हमें एनालाइज करना है, उसको भी हमें रिमिडिएट करना है। तो रिस्क मैनेजमेंट यही डिफाइन करता है कि जो रिस्क जो हो रही है ऑनगोइंग प्रोसेस है उसको हमें कॉन्स्टेंटली रिव्यू करना है, रेगुलरली हमें उसको रिव्यू करना होता है। सो ये सारा था अपना रिस्क, वल्नरेबिलिटीज और थ्रेड्स के बारे में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।